अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो फिर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बियांका ब्लेयर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जहां पे आप देख सकते हो एक दिन में उनके साथ क्या हुआ। ड्रॉप्ड माय फोन इन द टॉयलेट, हेयर कॉट ऑन फायर फ्रॉम अ कैंडल, एक्सीडेंटली थ्रू अ नाइफ, स्टेप्ड ऑन माय सिस्टर्स वेडिंग ड्रेस। बट कोई बात नहीं, टुडे वाज अ गुड डे। तो इतना कुछ बियांका ब्लेयर के साथ एक दिन में हो गया तो कोई बात नहीं यार, चलता रहता लाइफ में ऊपर नीचे मामला, मतलब बस हर किसी के साथ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बस यही कहना था। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स ऐसी चीजें जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा ही इंटरेस्टिंग बनाए रखती है, चाहे वो सुपरस्टार, ऑब्वियसली रिटर्न तभी होगा ना जब वो करंट टाइम में प्रेजेंट नहीं है। तो चार ऐसे बड़े नेम्स के बारे में एक साथ ही अभी हम बात करने वाले हैं। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना एंड द रॉक। ये पॉसिबली कब तक वापस आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोमन रेंस से। तो देखो, स्पेकुलेशंस और रूमर्स के अकॉर्डिंग समर स्लैम यानी कि 3 अगस्त 2024 वो डेट है, जिससे पहले पहले शायद रोमन रेंस का रिटर्न तो हो ही रहा है, क्योंकि वो समर स्लैम एक जगह है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को बुक करेगी। तो या तो ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न हो, या फिर हो सकता है उससे पहले ही स्टोरी लाइन में आ जाए और शायद फिर समर स्लैम में वो कुछ करे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स में है। तो यूजुअली आपको पता है जो रूमर्स है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अब ये वाली बात तो थोड़ी मुझे लग रहा है सच सी है। उसके बाद जॉन सीना का रिटर्न, तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर रेसलमेनिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं तो रॉयल रंबल वो जगह होगी जहां पर सीधा ही जॉन सीना अपना रिटर्न कर सकते हैं। उससे पहले ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ऐसे रोमन रेंज के तो बहुत चांसेस हैं भाई, वो तो आने वाले हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन जॉन सीना के केस में ऐसा नहीं है। उसके बाद द रॉक का नेम है, तो सर्वाइवर सीरीज 2024 में जो होगा, यानी कि नवंबर का महीना जो होता है वहां पे, या फिर उससे पहले पहले शायद दोबारा से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं रॉक। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये मत समझना कि सर्वाइवर सीरीज में आके उसका पूरे रेसलमेनिया तक वो करेंगे प्रोग्राम। उनका रेसलमेनिया 41 में जरूर होगा अकॉर्डिंग टू करंट प्लान्स, जैसा रॉक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच चल रहा है, लेकिन फिर भी सर्वाइवर सीरीज के आसपास तक एक्सपेक्टेड है। एंड देन लास्ट नेम है ब्रॉक लेसनर का। अब जो मैंने आपको तीनों डेट्स बताई ना, एक तो समर स्लैम वाली, एक सर्वाइवर सीरीज वाली और एक रॉयल रंबल वाली, तीनों के लिए एलिजिबल है ब्रॉक लेसनर। एलिजिबल मतलब कि वो उस जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया तो कुछ नहीं, मतलब जो सारा सिनेरियो है उस हिसाब से वो कभी भी आ सकते हैं, इवन नेक्स्ट शो में भी आ सकते हैं। सिर्फ सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच जैसे ही हाथ जुड़ जाते हैं तो वो चीज हो जाएगी। तो सबसे अनप्रिडिक्टेबल अगर कोई चीज है यहाँ पे तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न ही है, क्योंकि इवन ये भी हो सकता है कि शायद वो रेसलमेनिया तक भी ना है 41 की, क्योंकि जब पहले भी ब्रॉक लेसनर ने ब्रेक लिया था ड्रू मैकिंटायर के साथ, जो वो हारे थे रेसलमेनिया में, जो कोविड के टाइम पे थे, उसके बाद कितने लंबे ब्रेक के बाद आए थे। तो ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 1 साल होने को है ब्रॉक लेसनर को लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन में देखे, समर स्लैम में जाके हो जाएगा। तो देखो 1 साल तो ये निकल गया। तो ये थोड़ा ऐसा है कि भाई 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, उसके बारे में कुछ कॉमेंट नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने आपको एक साथ ही बता दिया चारों रिटर्न्स के बारे में। अब आप एक प्रिडिक्शन जरूर करो, आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन आने वाला है? ये प्रिडिक्शन करनी भी थी क्या? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एले नाइट के बारे में। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइव इवेंट के अंदर ही एले नाइट का मैच करवा दिया गया किंग ऑफ द रिंग का, और इससे जो फैंस है वो खुश नहीं है, और थोड़ा अजीब भी लग रहा था देख के कि भाई इनको तो रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है, तो इनको टीवी पे क्यों नहीं लाया गया। तो उन सारी बातों को डिफेंड खुद एले नाइट ने कर दिया कि भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो जब मुझे टेंशन नहीं है। एले नाइट का ट्वीट देख सकते हो, वो कहते हैं कि यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वाला मैच जो है टीवी पे होना चाहिए था, तो ऐसा करके थोड़ा कम आंकने की जरूरत नहीं है लाइव इवेंट वाले क्राउड को, वहां पे भी बहुत मजा आता है। वो कहते हैं कुल मिला के स्टेक्स हाई थी, तो लाइव इवेंट में ये करने में मजा है, यानी इससे एले नाइट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने डिफेंड कर दिया सारी चीजों को। अब क्या ये वाला ट्वीट जो है कहीं ट्रिपल एच की तरफ से तो नहीं करवाया गया है? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक जेन्युइनली बात कर रहे हैं एले नाइट, तो उनको ऐसी कोई खास इस चीज से दिक्कत नहीं। और अपने फैंस का उन्होंने थोड़ा सा कहा भाई थोड़ा ठंडे हो जाओ, कोई बात नहीं। वैसे फैंस के दिलों में अच्छे से ठंडक तो तब पड़ेगी अगर वो टूर्नामेंट ही जीत जाते हैं। तो R-Truth का सीन तो आपको पता ही है, उनको कुछ नहीं पता रहता कौन बंदा क्या है। तो अभी एक लाइव इवेंट के अंदर क्या होता है, R-Truth ने जो ऑस्टिन थ्योरी है उनको मिस समझ लिया, क्योंकि उनके पास भी चैंपियनशिप है, R-Truth के पास भी चैंपियनशिप है। तो इसकी बड़ी फनी सी एक वीडियो है बैक स्टेज की, चौरी कारखाना हो तो मास्टर चैंपा भी यहाँ पे, और ये जो है बहुत सारे लाइक्स भी बटोर रहे हैं। R-Truth के कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से यार ट्रिपल एच ने यूज किया। विंस के टाइम में ऐसा लग रहा था कि पोटेंशियल है, अब कुछ कर सकते हैं, अब उनको चैंपियन बना दिया। और ऐसा नहीं लग रहा R-Truth को देखिए कि यार ये बंदे को सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि जब रिंग में परफॉर्म करने की बारी आती है तो R-Truth तो भाई फिर अलग ही बंदा लगता है, मतलब वो उसका कॉमेडी वाला नेचर रहता है वहां फिर भी, लेकिन एक्शन जब वो परफॉर्म करते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता भाई इसको क्यों चैंपियनशिप दी है। सिर्फ वो फनी होने की वजह से नहीं, यहाँ पे दोनों जो एस्पेक्ट है उसको R-Truth कवर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास जो चैंपियनशिप है शायद
लंबे टाइम तक टिक सकती है। जे उसो और अंकल हाउडी की फ्यूड हो सकती है क्या? तो अभी आपको पता है ये फ्रांस वाला जो शो हुआ उसमें कैसे वो जे उसो की जो एंट्रेंस है वो इतनी मस्त थी, उसके बाद वो जो फायरफ्लाइज की तरह जले थे जैसा ब्रे वाइट की एंट्रेंस में हुआ करता था। इवन अब ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है कि जे उसो की जो एंट्रेंसेस होंगी सारे ही शोज में आने वाले, मतलब पता नहीं कब से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको शुरू कर दिया, करेगी अभी नहीं, विचार चल रहा है, मतलब इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं अभी कि जे उसो की एंट्रेंस पर वो जो लाइट्स हैं उसको डिम किया जाएगा ताकि वो पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके जे उसो की एंट्रेंस के लिए, उसको स्पेशल फील देने के लिए, बिल्कुल फ्रांस की तरह जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहां पे किया था, वो जो भी हुआ था बड़ा मस्त था वो। तो इसके बाद जे उसो का ट्वीट भी आता है जहां पे आप देख सकते हो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि फायरफ्लाइज आर माइंस नाउ, यानी वो कह रहे हैं, मतलब समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। और ईटर ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने लिखा है, आपको पता है ब्रे वाइट को ईटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। तो क्या ये शुरुआत है कि भाई अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन जे उसो से होगी? क्योंकि अभी इससे पहले अगर ऐसा कुछ होता तो समझते भाई चलो ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। इवन जे उसो ने बोला भी था ब्रे वाइट के बारे में कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्रे वाइट देख रहे हैं या फिर वो सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो शायद उसको स्टोरी लाइन में भी ऐसे यूज़ किया जाएगा, पता नहीं। वैसे लग तो अजीब रहा है कि इस तरीके से इसको स्टोरी लाइन में बनाया जाएगा, ये तो कुछ ऐसा होगा, मतलब थोड़ा है ना सेंसिटिव सा भी है मामला। तो देखते हैं क्या करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, बट जे उसो की एंट्रेंस तो स्पेशल फील देने वाली है सारी की सारी, अगर डिम लाइट्स वाला सीन होगा तो। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो ये है डब्ल्यूडब्ल्यू का टूर्नामेंट चल रहा है, इसके बहुत सारे मैचेस लाइव इवेंट के अंदर हो गए, तो भाई बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ गए हैं और जो क्वार्टर फाइनल है वो भी हमको पता चल गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्वीन ऑफ द रिंग के लिए है इयो स्काई शेना बेजलर का मैच होगा, लायरा वाल्किरी और जोई स्टार्क का होगा। स्मैकडाउन में बियांका ब्लेयर और टिफनी और जेड कारगिल और नाया जैक्स। और जो हमको लाइव इवेंट्स और रिजल्ट्स पता चले, कोफी और रे का मैच हुआ तो कोफी वहां पे जीत गए, मतलब बहुत सारे मैचेस हुए। तो अब रॉ में जो मैचेस होंगे वो होंगे जे और इलिया ड्रैगनोव के, उसके बाद गुंथर और कोफी किंगस्टन का मैच भी होगा, रैंडी ओटन और कार्मेलो हेस और टामा टोंगा वर्सेस एले नाइट। तो ये क्वार्टर फाइनल हमको पता चल गए। इसके बाद और स्टेज बढ़ी एंड देन फिर आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने पीएलई तो किया ही है, वहां पे हमको फाइनली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग भी पता चल जाएंगे। अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अच्छे तरीके से दिखा रही है, अब एंड में जाते हुए देखते हैं कितनी और ज्यादा गर्मी बढ़ती है, क्योंकि वो कैसा होगा फिर डिपेंड करेगा कि कितना सीरियसली लिया जाता है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को जो भी बनते हैं। क्योंकि इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने, आपको पता है क्या एक वर्ड है मैं बहुत सुनता हूँ अपने आसपास में, मट्टी पलीद कर दी, ये सुना है आपने कहीं पे वर्ड? तो ऐसे करके ये ऐसे मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बेकार कर दिया था इसे। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो दोबारा से प्रेस्टिजियस होता था किंग ऑफ द रिंग, जैसे किंग बुकर, इवन वेड बैरेट वाला टाइम में मुझे अच्छा लगता था, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको दोबारा से कर देगी वैसा। मर्चेंडाइज कौन कितनी बेच रहा है इसके बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन विमेंस की अगर हम बात करें, विमेंस रोस्टर में देखें तो कौन इस समय नंबर 1 पर चल रहा है, वो नाम है लिव मॉर्गन का, उसके बाद टिफनी एंड देन बेली, फिर बैकी लिंच और रिया रिप्ली। तो आप टॉप 2 पर जो स्टार्स देखोगे वो कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और टिफनी का यहाँ पर होना वो तो और ज्यादा सरप्राइजिंग है, जिस तरीके से मेन रोस्टर में लाके डब्ल्यूडब्ल्यू उनको यूज कर रही है। ये तो कह सकते हैं कि हाँ चलो उनको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, बट ये टॉप 5 नेम है जो कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को पैसे ऐसे कमा के दे रहे हैं अपनी मर्चेंडाइज बेचने के सहारे से। केविन नैश की ये वाली फोटो देखो भाई, और केविन नैश की एज अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, वैसे पता ही होगा 64 साल के हैं केविन नैश, और उस टाइम पर भी ऐसी वो फिजिक को मेंटेन करके चल रहे हैं भाई, बहुत सरप्राइजिंग है। अब इसके ऊपर डेफिनेटली ये सवाल उठ सकता है कि यार इसमें ऐसे किया होगा वैसे किया होगा, अरे जैसे भी किया होगा 64 साल में अगर बंदा ऐसा दिख रहा तो उसके लिए सैल्यूट है, क्योंकि कुछ भी कर लो भाई हार्ड वर्क तो जिम के अंदर ठोकना पड़ता है बहुत ज्यादा। ये फोटो बड़ी फनी आई है, एक रिया रिप्ली ने एक फैन के साथ फोटो खिंचवाई है। अब इस फोटो को अगर आप बाहर से ऊपर से देखोगे तो सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अगर पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगे बडी मैथ्यूज जो कि रियल लाइफ में रिया रिप्ली के पार्टनर हैं। उनके हाथ में गुलाब का फुलदस्ता है आई थिंक, हाँ, और उसको ऐसे पकड़ के वो खड़े हुए कि अरे भाई जैसे कि कर लो अपना काम, ठीक है मैं भी अभी आऊंगा पीछे से, मतलब वो ऐसा लग रहा है उनको तो बिल्कुल ऐसे साइड में कर दिया कि चलो भाई पहले फोटो खिंचवा लेते हैं। पीछे बडी मैथ्यूज थोड़ा सा मुंह लटका के खड़े हैं, कुछ और है नहीं यहाँ पे ज्यादा खास बोलने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में, और ब्लड लाइन के लीडर ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा है, बोलते हुए भी अजीब लग रहा है लेकिन फिलहाल तो यही है मामला। सोलो सिकोवा ये पूछते हैं, एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली डब्ल्यूडब्ल्यू ने, Who's gonna stop us? अब सिंपल सा ये इसका कहने का मतलब है भाई कोई तो रोक लो हमें, हम इतने डोमिनेटिंग हैं। अब यहाँ पे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बाढ़ लाई हुई है, बिल्कुल रोमन रेंस स्पैम हुआ पड़ा, किसने वैसे क्रिस बेनवा भी डाला हुआ है यहाँ पे, वो आपको पता है क्रिस बेनवा का नाम हम क्योंकि लेते नहीं है, वीडियो मैंने पूरी बनाई क्रिस बेनवा के ऊपर, क्यों तो ऊपर आई बटन पर भी डाल दूंगा तो आप लोग इसे जाके देख सकते हो, पूरा दिमाग खुल जाएगा आपका। तो लग नहीं रहा है ऐसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू टीज ही कर रही है कि भाई रोमन रेंस का रिटर्न ऐसे करके होने वाला है, क्योंकि सोलो सिकोवा अगर हमें तो कोई रोक नहीं सकता, ऑर्डर्स वहां से मिले जब, लेकिन जब रोमन आएंगे तो फिर जो कहानी है वो शायद कुछ
कुछ बहुत ही अलग होगी। और गाइज हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये है मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में। तो फाइटफुल ने जिंदर के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट दी और वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी जो WWE के अंदर बाकी WWE के अलावा जो बाकी कंपनीज है, जो इंडी सीन है, वहां पे काफी सारी कंपनीज ने अप्रोच करना शुरू कर दिया है जिंदर को कि भाई हमारी कंपनी में आ जाओ। तो अभी जिंदर को रिलीज हुए कुछ दिन हुए हैं, तो इसमें 90 दिन अगर आप और जोड़ोगे तो ये आई थिंक जुलाई के आसपास का मामला जाएगा। तब तक जिंदर महल तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे प्रमोशन है, जैसे नाम भी आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें नाम है GCW का, ब्लैक लेवल प्रो का, AIW का, ये सारे जो प्रमोशन है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज तो तब होगी अगर ऑल एलीट रेसलिंग में जिंदर चले जाते हैं, जो कांड वैसे ट्विटर पे हुआ ऐसा लग रहा है, जो ब्रिजेस हैं वो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं उनके AEW में जाने के। लेकिन आपको पता है ये प्रोफेशनल रेसलिंग में किसी का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता भाई, इनको तो सिर्फ बिजनेस करने से मतलब होता है। एग्जाम्पल CM पंक का, एग्जाम्पल ट्रिपल एच का, विंस मैकमैन का, कितनी भसड़बाजी हो जाती है, हर कोई बंदा आ जाता है जिसको मतलब जैसे उनकी दाल गल जाए वैसे काम चल जाए। सही है भाई, पैसे अल्टीमेटली सबको कमाने होते हैं, तो शायद फिर जिंदर वहां भी जा सकते हैं। बट अभी करंटली इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जिंदर को हर किसी का अपनी अपनी कंपनी में लाने के लिए। और अगर आपका इस वीडियो को देखने में यहां तक इंटरेस्ट आया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।